बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अब्दुल्ला मखदूम है और मैं करंटली प्यास में एमएस फेलोशिप का स्टूडेंट हूँ। फ़ेसबुक और यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमें प्यास एमएस फेलोशिप के बारे में गाइड करें कि ये क्या चीज़ है, इसका टेस्ट कैसे होता है, इसका टेस्ट पैटर्न क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। तो इसमें हम प्यास एमएस फेलोशिप के बारे में जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती या जो लोग पूछना चाह रहे होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरी डिस्कशन की आउटलाइन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्यास एमएस फेलोशिप है क्या चीज़। उसके बाद हम देखेंगे कि अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। उसके बाद हम टेस्ट पैटर्न की बात करेंगे और फिर हम जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया या मेरिट क्राइटेरिया जिसको लोग कहते हैं कि कितना जीपीए चाहिए होता है, कि सिलेक्शन के लिए आपको कितना जीपीए चाहिए या फिर मेरिट में आने के लिए कितना जीपीए चाहिए या किस तरह से सिलेक्शन होती है। और उसके बाद हम कुछ जो है वो क्वेश्चंस वगैरह जो नॉर्मल लोग पूछते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो प्यास एमएस फेलोशिप बेसिकली पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से स्पॉन्सर किया गया एक फ़ेलोशिप है जिसमें वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को, यानी कि जो लोग फ़ेलोशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं उनको वो 2 साल के लिए वहाँ पे प्यास में पढ़ाते हैं, ठीक है। डिफरेंट जिस तरह से जो जो लोगों की बेसिक डिग्रीज़ होती हैं उसके हवाले से उनको एमएस करवाया जाता है। एमएस के दौरान वो आपको 35,000 जो है वो स्टाइपेंड देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी वहाँ पे जो स्टे होता है या आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो कुछ भी नहीं होता, वो आपको फ्री में पढ़ाते हैं। यानी 2 साल के लिए वो आपको स्पॉन्सर करते हैं विद 35,000 स्टाइपेंड पर मंथ, ठीक है। और उसके बाद जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाता है तो देन आपको जॉब मिल जाती है SPS 8 में, ठीक है। SPS 8 इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 17 स्केल होता है। वैसे इक्विवेलेंस इसकी बनती नहीं है क्योंकि अगर पे वगैरह देखा जाए तो इसकी पे काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी लोग अगर रिलेट करना चाहें तो 17-18 के बराबर होता है ये। तो इसकी सैलरी भी काफ़ी हैंडसम होती है, 90+ तकरीबन इसकी सैलरी होती है। और 35,000 पर मंथ जो है वो आपको फ़ेलोशिप मिलता है और आपकी ट्यूशन फ़ीस भी नहीं होती, आपने कुछ भी नहीं पे करना होता, सिर्फ आपके वहाँ पे जो है वो मेस के चार्जेस वगैरह होते हैं, जो भी बहरहाल आपको 35,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है। जी, अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कौन कौन से लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन इश्यूज़ आते हैं लोगों को वो एज लिमिट के लिए आते हैं। तो एमएस फेलोशिप के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसकी एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स है। यानी कि जिस दिन एडवर्टाइजमेंट क्लोज़ होनी है, यानी कि जो डेडलाइन होगी अप्लाई करने की, उस डेट के रेफरेंस से आपकी एज लिमिट जो है वो 27 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। एमबीबीएस का एक इनके पास जो प्रोग्राम है मेडिकल का, उसके लिए एज लिमिट जो है वो ज़्यादा है, वो 32 ईयर्स है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। जो आम लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री या इसके लिए जो अप्लाई करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स है। उसके बाद आती है एजुकेशन। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट में आपके पास BS 4 साल या फिर MSc जो आफ्टर BSc होती है, यानी आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं फ़िज़िक्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने फ़िज़िक्स के लिए अप्लाई किया था तो मैंने MSc फ़िज़िक्स की बेस पे अप्लाई किया था, ठीक है। तो BS पे भी लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए इस चीज़ वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। CGPA कितना होना चाहिए जी? 2.5 ये CGPA की लिमिट है आपकी, अगर जो है वो सेमेस्टर सिस्टम है, यानी आपका एटलीस्ट 2.5 आउट ऑफ 4 होना चाहिए। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, एनुअल है, तो उसमें आपके पास फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, जबकि पूरे एकेडमिक रिकॉर्ड में एक सेकंड डिवीज़न जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। एक से ज़्यादा आपकी सेकंड डिवीज़न नहीं हो सकती प्रीवियस जो आपका रिकॉर्ड है। उसके बाद है रिज़ल्ट अवेटिंग। वो लोग अक्सर पूछते हैं कि जी हमारा रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते। तो जी बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो है ये है कि आपका दिसंबर तक जो है वो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। फ़ाइनल डिग्री का रिज़ल्ट जो है वो दिसंबर तक अगर आपका आ जाता है
तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है, हमारे साथ कुछ फेलोज़ का रिज़ल्ट जो है या उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं वो जनवरी में भी आई हैं, तो उनको भी उन्होंने कंटिन्यू करवाया। बहरहाल ये मोस्टली ये होता है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिसंबर से थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो क्योंकि कोविड है तो शायद उस वजह से वो रिलैक्स कर रहे हैं। बहरहाल जो उनकी एडवर्टाइजमेंट है उसके मुताबिक तो ये होता है कि दिसंबर तक अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन एजुकेशन के साथ हमने और करनी है कि इस दफ़ा जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए फ़ेलोशिप अनाउंस हुआ है, क्योंकि हर साल हर सब्जेक्ट के लिए फ़ेलोशिप अनाउंस नहीं होती। तो अभी हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। मैं यहाँ से पावर पॉइंट से दूसरी साइड पे जा रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस दफ़ा ऑफ़र किए गए हैं। जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मटेरियल इंजीनियरिंग है, इसमें फ़ेलोशिप है और रेगुलर फ़ीस भी है। इस तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, प्रोसेस इंजीनियरिंग है, सिस्टम इंजीनियरिंग है, ये आप सारे देख सकते हैं। मेडिकल फ़िज़िक्स जो है वो इस दफ़ा फ़ेलोशिप पे नहीं है, लास्ट टाइम वो भी फ़ेलोशिप पे था। फ़िज़िक्स जो है एमएस फ़िज़िक्स वो फ़ेलोशिप पे है, इस तरह एमएस केमिस्ट्री भी है और एमएस कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है। तो ये सब्जेक्ट जो हैं ये सारे फ़ेलोशिप पे हैं। इसमें मेडिकल फ़िज़िक्स जो है वो फ़ेलोशिप पे नहीं है। उसके बाद एमएस न्यूक्लियर मेडिसिन जो है ये भी रेगुलर फ़ीस पे है। एमएस न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग जो है ये फ़ेलोशिप पे है, लेकिन ये प्यास में नहीं है, ये इनका जो कैंपस है किनपोए ये वहाँ पे है। तो बहरहाल आपने यहाँ से देख लिया होगा, ऐड भी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट इसमें है या नहीं है। तो अगर आपका सब्जेक्ट इसमें है फ़ेलोशिप वाली लिस्ट में तो देन आप फ़ेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ इसके लिए आपको जैसे मैंने पहले डिस्कशन की है कि आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, चाहे तो बीएस होना चाहिए और अगर बीएस नहीं है तो एमएससी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास टेस्ट पैटर्न आता है कि टेस्ट किस तरह का होगा जी। तो इसमें जो है ना टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज़ होते हैं, इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, जस्ट एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होता है। अब बात आती है सिलेबस की, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। सिलेबस में यह है कि जो आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में पढ़ा है अपने सब्जेक्ट का, जो जो आपने कोर्सेज़ पढ़े हैं। अब मैं चूँकि फ़िज़िक्स का हूँ तो मुझे फ़िज़िक्स का पता है कि फ़िज़िक्स में हम कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़ते हैं 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में, तो वो जो है इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। जैसे हमारे अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो मॉडर्न फ़िज़िक्स है या क्वांटम मैकेनिक्स है या क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। वो आप सबको पता है कि जो जिसका सब्जेक्ट है उसको पता होगा कि मैंने अपनी बैचलर्स में या मैंने अपनी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टडी किए हैं। तो अब टेस्ट के अंदर दो पोर्शन आते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट पोर्शन होता है और एक होता है जनरल पोर्शन। तो सब्जेक्ट पोर्शन में आपके पास सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होते हैं, जो आपने अपनी डिग्री में पढ़ा होता है। लाइक अगर आप किसी ने किसी ने बीएस फिज़िक्स किया तो उसके फ़िज़िक्स के होंगे, किसी ने बीएस केमिस्ट्री किया तो वो केमिस्ट्री के होंगे। उसके बाद आता है जनरल पोर्शन, जिसमें मैथ और इंग्लिश होती है और फिज़िक्स होती है, लेकिन ये जनरल पोर्शन लास्ट टाइम भी इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है, कोविड की वजह से उन्होंने ये जनरल पोर्शन जो है रिमूव कर दिया था। इस दफ़ा भी अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक यही है कि जनरल पोर्शन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। वैसे एक दो दिन में वो अपनी वेबसाइट पे भी इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन कर देंगे, वेबसाइट पे भी ये चीज़ आ जाती है, तो ये आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक ये है कि टेस्ट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ होंगे जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है। और सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ फिर 60 होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, 60 एमसीक्यूज़ थे और 1.5 और जो है वो टाइम था इसका। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो ऑप्शनल होती है, कभी कभार वो दे देते हैं, कभी कभार मेंशन मतलब किसी साल नेगेटिव मार्किंग होती है, किसी साल नहीं होती, लेकिन वो ऑलरेडी मेंशन होता है, टेस्ट के ऊपर भी मेंशन होता है इंस्ट्रक्शन में, और उसके बाद वो इन्विजिलेटर जो हैं वो भी बता देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जी मेरिट किस तरह से बनता है, सिलेक्शन किस तरह से होगी, कितना जीपीए चाहिए होगा, कितने मार्क्स चाहिए होंगे टेस्ट में। तो इसकी जो सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है वो आपके टेस्ट बेस पे होनी है, ठीक है। आपका जीपीए बेशक 4 आउट ऑफ 4 है या 3.5 आउट ऑफ 4 है, जितना भी है, अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो आप यानी आप टेस्ट में अगर शॉर्ट लिस्ट नहीं होते
देन आप जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। टेस्ट की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो मोर और लेस पीपीएससी की तरह होती है। पीपीएससी या किसी भी जो टेस्टिंग एजेंसी होती है उसमें ये होता है कि एक सीट के अगेंस्ट 5 बंदों को बुलाया जाता है या 6 को बुलाया जाता है। तो ये भी इस तरह से करते हैं कि लेट्स सपोज अगर 20 या 22 एडमिशन इन्होंने करने हैं फ़िज़िक्स में, मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूँगा, अगर फ़िज़िक्स में 20 एडमिशन करने हैं इन्होंने, तो 75 या 80 लोगों को ये बुला लेते हैं। तो इस तरह से इनका ये जो है वो होता है कि हर सीट के अगेंस्ट 3 या 4 या 5 बंदे जो है ना, ये उस तरह से, यानी कि जो टॉप होंगे, टॉप पे जो जितने भी लोग होंगे, लेट्स सपोज अगर 10 सीटें हैं और हर सीट के अगेंस्ट 5 बंदों को इन्होंने बुलाना है, तो टॉप 50 को ये बुला लेंगे। तो ये इस तरह से इनका इंटरव्यू के लिए होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जी। इंटरव्यू में इंटरव्यू के जो है वो 2 पार्ट होते हैं। उसमें ये होता है कि एक आपका जो है वो सब्जेक्ट का इंटरव्यू होता है और एक आपका जनरल जो है वो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है। बहरहाल ये डिस्कशंस जो हैं ये हम बाद के लिए कैरी कर लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं या इंटरव्यू का क्या पैटर्न होता है। वो इंशाल्लाह जब टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा रिटन का, तो देन मैं एक वीडियो इंटरव्यू पे भी बनाऊँगा कि इंटरव्यू पे किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट है। तो ये आपकी जो है वो एटॉमिक एनर्जी के हेडक्वार्टर से बनती है, ठीक है। और इसमें जीपीए का जो है, जहाँ तक मैंने सुना है या जो मेरी इंफॉर्मेशंस हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये है कि जीपीए का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपकी सिलेक्शन पे नहीं होता, ठीक है। अप्लाई करने के लिए ऑब्वियस है आपको एक कट ऑफ चाहिए, 2.5 सीजीपीए चाहिए, लेकिन जो सिलेक्शन है उसमें आपका ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है वो आपका टेस्ट के मार्क्स हैं और फिर इंटरव्यू के मार्क्स हैं, ठीक है जी। तो ये डिस्कशंस हमारी यहाँ तक ही थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसमें मज़ीद कोई चीज़ पूछनी है या कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके साथ जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उस पर भी एक लेक्चर बनाया जाए कि अप्लाई किस तरह से करना है, तो आप लोग जो है वो कमेंट्स वगैरह में बता सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे भी आप बता सकते हैं कि उस पर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो उस पर भी मैं शॉर्ट जो है वो 5 to 10 मिनट्स का एक जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर भी बता दूंगा। एक जो है हम एक कंप्लीट जो है एप्लीकेशन उसको हम फिल कर लेंगे ऑनलाइन, ठीक है, प्यास की वेबसाइट पे। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ठीक है। अभी तक के लिए यही है। आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चंस आपके हों तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कुछ पूछना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।